हेलो बच्चों, आज का हम लोगों का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली हम लोग को तीन चीज पढ़नी होती थी। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, नंबर 2 सेक्शन फॉर्मूला एंड थर्ड पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं इससे पहले, उससे थोड़ा सा एडवांस फॉर्म हमारा क्लास 10 में होता है, जिसमें हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज करना होता है, जहां ओनली यूजिंग कोऑर्डिनेट। जहां बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उसमें कोऑर्डिनेट्स दिया होगा और उसमें से कुछ रिलेटेड कभी डिस्टेंस फार्मूला में यूज करेंगे, कभी सेक्शन फार्मूला में यूज करेंगे, कभी उनमें से कोई ट्रायंगल जो फॉर्म कर रहा होगा 3 पॉइंट्स का से यूजिंग पर्टिकुलर फार्मूला हम लोग देखेंगे। इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन इस साल ये पोर्शन रिमूव हो गया है। जनरली लास्ट ईयर तक एरिया ऑफ ट्रायंगल से एक कंप्लीट फुल मार्क्स मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आया करता था। इस साल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्योंकि रिमूव हो गया है, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आ गया है, इधर आपका डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके कोई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा या सेक्शन फार्मूला का यूज करके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा। तो अब हम लोग को पढ़ना सिर्फ दो है, यूजिंग कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट्स। इस सेक्शन को नहीं पढ़ना है, ओनली फॉर सेशन 2020-21। ठीक है, तो हमारे लिए बेनिफिट ये आ गया कि ये सेशन हमारा घट गया। अब हम पढ़ेंगे कब और नंबर लाएंगे ज्यादा, इसलिए इसे याद रखोगे कि डिस्टेंस फार्मूला हो या सेक्शन फार्मूला, फार्मूला कभी मिस नहीं करोगे, उसका यूज करके ही अब हम लोग को सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। ये दोनों फार्मूला अच्छे से याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस कर लोगे 2-4 मैथमेटिक्स, तो इस चैप्टर का तुम्हारा फुल मार्क्स तुम्हारे हाथ में बोर्ड में होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम लोग का टेक्स्ट बुक है अवेलेबल, उसी के अनुसार पढ़ना। हम लोग पहला देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे लिए बहुत नया नहीं है, इसलिए हम इसमें बहुत ज्यादा अभी स्ट्रेस नहीं देंगे। फिर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्लास जो है मैं एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, आप उसमें भी उसको देख लीजिएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली क्या है और हम उसको स्कूल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, उसका फ्यूचर एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्या है वो भी हम थोड़ा सा उसमें डिस्कस कर देंगे धीरे धीरे। लेकिन क्योंकि हमारे कोर्स में बहुत ज्यादा कंटेंट उससे नहीं आता है, हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सब कुछ होता है, इसलिए हम फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला को यूज कैसे करना है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज जरूर देखेंगे कि कभी गलती ना हो, तो इसके लिए थोड़ा बहुत हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला जो है कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और किन किन परिस्थितियों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेट अस बिगिन। मान लो अब डिस्टेंस फार्मूला कह रहा है, तो हम लोग फिजिक्स में तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। आप मेजर करते हो, डिस्टेंस अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि दो पॉइंट्स होगा उसके बीच की दूरी, उसे हम कैसे फॉर्मूला से मेजर करेंगे। क्योंकि डिस्टेंस मेजर करना आप देखे होंगे फिजिक्स में हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं, नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं अगर समुद्र में है, उसी प्रकार स्पेस में भी अपना एक यूनिट है, लाइट ईयर का यूनिट है। तो डिस्टेंस बहुत जगह होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में डिस्टेंस हम कैसे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, और ओनली बाय द नोइंग ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स। यही इसका बेसिक बेनिफिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अदरवाइज हर जगह तो इसके लेके बैठोगे नहीं कि कहाँ पे कितना मेजरमेंट है। आप गाड़ी भी चलाते होगे, साइकिल करते होगे, सब जगह आपने माइलस्टोन देखा होगा, वहाँ किलोमीटर लिखा होता है कि पर्टिकुलर, जैसे हमारे नेताहट से बनारी कितना किलोमीटर है, वहां से बिशुनपुर कितना किलोमीटर है, आप सब बेसिक आपको जानकारियां है। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स बेसिक क्या है, कैलकुलेशन पार्ट होता है। अब फिजिक्स विदाउट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं, फिजिक्स को और अच्छे से इंटरप्रेट करने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो फिजिसिस्ट होते हैं वो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी होते हैं, और जो मैथमेटिशियन अच्छे होते हैं बहुत अच्छा फिजिक्स भी वो जानते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि फिजिक्स और मैथ में बेसिक डिफरेंस यही आ जाता है कि वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच में चलता है, सब काम करता है। लेकिन
मैथमेटिक्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, ये आपकी कल्पनाएं होती है, लेकिन ये वास्तविक कल्पनाएं होती है जो कि वास्तविक जीवन में आपको दिखती है। आप किलोमीटर जरूर मेजर करते होगे कि भाई अगर आप रांची से बनारस का डिस्टेंस आप जान रहे हो कि कितना किलोमीटर है, लेकिन अगर रांची का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाता है, बनारस का कोऑर्डिनेट मिल जाता है, उससे भी वेरीफाई करके अगर आप डिस्टेंस निकालते हो और वो डिस्टेंस अगर उसका जो वेरीफाइड डिस्टेंस के बराबर होता है, तो हम मानते हैं कि हाँ ये कैलकुलेशन सही है, उसका फिजिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका हमें रिजल्ट चाहिए होता है, फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड होता है। अब मैथमेटिक्स में एक चीज देखोगे कि अब मान लो, तुम देखा भी होगा कि ये एक प्लेस है, ये मान लो हम लोगों का नेतरहाट है। अब ऐसे 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 घूम के हम लोग पहुंचते हैं, यहां मान लो हम लोग का बनारस है, ठीक है। अब बात क्या है, अगर इसका कोऑर्डिनेट पता है, मान लेते हैं कोई x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब बात यहां मैथमेटिक्स में डिस्टेंस का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस, जो कि हम लोग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब आप फिजिक्स में जाएंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस वो क्यों होता है, उसके बारे में उसका यूक्लिड ज्योमेट्री में उसका डिटेल स्टडी है। जब हम यूक्लिड ज्योमेट्री कभी पढ़ेंगे डिटेल में समझाएंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या नॉर्मल डिस्टेंस जो बोला जाता है वो मिनिमम होता है एनी अदर डिस्टेंस से। अब आप देखोगे मैथ में क्या कैलकुलेट किया जाता है, आपका एकदम यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस होता है ये नॉर्मल डिस्टेंस कहलाता है, जो कि मिनिमम होता है। अब ये तुम देख रहे हो कि इतना सारा कर्व है, ये हमारा घाटी है, मान लो इस तरह से घूम घूम के हम लोग जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि रास्ता ये होना चाहिए था, ये ऑप्टिमल होता है। ऑप्टिमल का मतलब यहां से यहां जाने में सबसे कम समय लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि रास्ता पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी घाटियां हैं, इसलिए घाटियों के बगल बगल से रास्ते इस तरह से बनाए गए हैं, इसलिए ये कर्व जो है ये आपका एक्चुअल डिस्टेंस फिजिकल वर्ल्ड में दे रहा है, लेकिन मैथमेटिकल वर्ल्ड में नेतरहाट से बनाने का डिस्टेंस जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा वही होता है। इसको हम लोग अगर आप फिजिक्स की दुनिया में जाओगे इसको एक्चुअल नॉर्मल डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, या इसको एरियल डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। एरियल डिस्टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हवा में मेजर किया जाता है और परपेंडिकुलर होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, इसलिए ये ओरिजिनल डिस्टेंस नहीं भी हो सकता है। इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम इस तरह के कर्व का डिस्टेंस मेजर करते हैं, ओनली दो पॉइंट को कंसीडर नहीं किया जाता है। अब क्या होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो हम ईच एंड एवरी कर्व को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करने के बाद ईच पार्ट का डिस्टेंस निकाल के ऐड कर देते हैं, तब जो डिस्टेंस निकलेगा वो इन दोनों के बीच का अभी का जो तुम डिस्टेंस देख रहे हो उसके बराबर होता है। इसलिए कभी भी एरियल डिस्टेंस का हम लोग काम नहीं करते हैं, अगर एरियल डिस्टेंस का अगर काम करने जाइएगा तो रास्ता नहीं रहेगा, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, आगे इसको देखते हैं कि इस तरह की घटनाओं को अभी फिलहाल हम ओमिट करते हैं। ये जब आप पढ़ाई आगे पढ़ते जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे इसकी पढ़ाई है कि कर्व लाइन में कैसे डिस्टेंस मेजर करते हैं और स्ट्रेट लाइन में कैसे डिस्टेंस मेजर करते हैं। हमारे मैथमेटिक्स में जो बेसिक स्टार्ट होगा वो नॉर्मल डिस्टेंस ही होगा, जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस मानते हैं। वो किस प्रकार से किया जाता है और कैसे होता है, कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल होता है, हम लोगों को इतना पढ़ना है। आगे की स्टडी में हम ये कर्व वाला डिस्टेंस कभी फुर्सत में आपको समझाएंगे। तो आज का हम लोग स्टडी स्टार्ट करें, जो कि हमारे सिलेबस में है वो हमारे लिए बेहतर होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोगों का जो एक्चुअल है वो क्या कहता है। लेट पी, पी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड q कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2। आपको हमेशा कुछ चीजें याद रखनी है, वो क्या है मैं लिख देता हूं। पॉइंट्स, पॉइंट्स जो होगा वो इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर होगा।
इसे याद रखोगे। पॉइंट्स का नोटेशन जो होगा इंग्लिश अल्फाबेट का ऑलवेज कैपिटल लेटर ही होता है, इसलिए उसको आप भूलिएगा नहीं। स्मॉल लेटर में कभी आपको नहीं लिखना है जब तक कि आप मैट्रिक पास नहीं कर रहे। मैट्रिक पास करने के बाद अलग अलग जब आप जाते हो टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो उनका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, और जब कॉन्टेक्स्ट बदलता है उस हिसाब से आप यूज कीजिएगा। लेकिन अप टू स्टैंडर्ड जो हम लोगों का है, अप टू क्लास 10, आप इसको कभी भी मिस नहीं कीजिएगा। ऑलवेज कैपिटल लेटर ही यूज कीजिएगा पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए। उसके बाद आप दूसरा चीज देखोगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम। जहां तक पॉसिबल है कोऑर्डिनेट सिस्टम में x1 y1 लिखा जाए या a1 b1 लिखा जाए या कुछ भी स्मॉल लेटर ही यूज होगा इंग्लिश अल्फाबेट का। तो यहां लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स लिखाएगा स्मॉल इंग्लिश, स्मॉल शॉर्ट में लिखना अल्फाबेट्स, ठीक है, याद रखोगे अल्फाबेट्स। स्मॉल अल्फाबेट से आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जाता है, और ये जो पॉइंट्स है इसको हम लोग कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। ये हमेशा याद रखोगे, इसको मिस नहीं करोगे, ये बहुत जरूरी होता है। अगर एग्जाम में इसे मिस किया तो श्रीमान जी खाता चेक करके आपको 0 नंबर देंगे, इतना याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत सारी चीजें प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, आप लोग भी लीजिएगा, केयरफुल रहिएगा। टेक्स्ट बुक इसलिए आपको बताया जाता है, स्टैंडर्डाइज होता है। कहीं भी कॉपी इवैल्यूएशन में जाएगा, सीबीएसई में कहीं फिक्स नहीं होता है, कॉपी कहीं भी जा सकता है। इसलिए आप लोग नोटेशन एकदम मत बदलिएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ टेक्स्ट बुक के अनुसार, आप लिखिएगा टेक्स्ट बुक के अनुसार। जहां आपकी कॉपी करेक्शन होगी वो भी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही होगी, इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखोगे। जो कि अगर हमारे पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसको आप फॉलो कीजिएगा। अपने से कोई भी कॉन्टेक्स्ट आप उसमें बनाने मत जाइएगा, ये स्ट्रिक्ट है, ओके। इसको हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिए। आइए आगे देखते हैं। मान लेते हैं 2 पॉइंट P और Q है, तो P और Q पॉइंट है, ये डबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। डबल कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये आपका ओरिजिन, ये आपका x, ये आपका y। अगर इसे बढ़ाते हैं तो हम लोग इसको निगेटिव x एक्सिस जिसको कहते हैं, और ये निगेटिव y एक्सिस y डैश से डिनोट करते हैं, इसको x डैश से डिनोट करते हैं। ये निगेटिव है, इस साइड में सब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये बेसिक नॉलेज हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 में ले चुके हैं, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा नहीं पॉइंट सुनूंगा। अब हम मान के चलते हैं कि P और Q इसी प्लेन में कहीं पर है। अब देखिए कि भी x1 y1 x2 y2 ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ कहीं भी हो सकता है, ओके। यहाँ इसका साइन से कोई लेना देना नहीं है। हम मान के चलते हैं कि कुछ इस तरह से है, मान के चलते हैं P है, ये Q है। अब क्योंकि मैंने कहा कहीं भी हो सकता है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। x1 y1 आनेंगे, इसको x2 y2 मानना है। ये मान लिया x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट था x2 क्लियर। अब इसका बीच का डिस्टेंस हमें बेसिकली फॉर्मूला ही जानना है, फॉर्मूला का डेरिवेशन अभी आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग मान के चलते हैं कोई स्मॉल d, ठीक है। P और Q का डिस्टेंस जो है, P और Q पॉइंट का स्मॉल d है, तो हम P और Q, ठीक है। अब इसके दोनों को ऊपर एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से रख दो, ठीक है। इसका और भी बहुत जगह यूज होता है, अभी के लिए हम इसको इस तरह से दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर बार लिख देना होगा, P एंड Q का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, इसको हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं। जब हम स्मॉल d से इसको डिनोट कर दिए तो रेडीमेड फॉर्मूला है, इसे याद रखना है, उसका होता है प्लस माइनस अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर समेशन विथ डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट के, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का अंडर रूट।
क्लियर। अब क्या करना है, इसको याद रखना है कि किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट P एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 दिया रहेगा, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो प्लस माइनस अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर होगा। अब देखिए इसमें प्लस माइनस क्यों लिया गया है, आप पढ़े हुए हैं मैथमेटिक्स में कि अगर आप -2 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो भी 4 आएगा और +2 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, इसलिए 4 का अगर कोई रूट कर दे तो क्या आएगा, +-2। ठीक है, इसी को लिखा जाता है 2 = ±√4। ये प्लस माइनस अगर इधर आएगा तो यहाँ भी कुछ कर होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं, नॉट टू यूज, क्योंकि इनइक्वालिटीज आ जाएगा, तब प्लस माइनस आप साइन लगा दीजिएगा, यहाँ इनइक्वालिटीज आ जाएगा कि लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। देखिए 2 को आप लेस देन इक्वल टू √4 ये प्लस माइनस लिख सकते हैं, मतलब 2 होगा या तो सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो, ये बेहतर है। ग्रेटर देन इक्वल टू जो है +2 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू +2। अब क्या है, 2 जो है 2 से बड़ा होगा नहीं, घूम करके 2 = 2 ही आएगा। क्लियर, माइनस वाला ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं। तो इससे आप लोग को बेनिफिट क्या मिलेगा, यहाँ जो है ये नेगेटिव साइन को हटा देते हैं। क्लियर, अब जब नेगेटिव साइन को हटा दिया इतना सारा कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से, तो पॉजिटिव में हटा देना में कोई दिक्कत नहीं, कि पॉजिटिव लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इसीलिए क्या हुआ, ये d को अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के रूप में हम लोग लिख पाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हमेशा याद रखोगे डिस्टेंस हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे, इससे बेनिफिट ये मिलता है कि हमारा जितना डाउट है कि अगर अंडर रूट निकालते हैं किसी रेशनल नंबर का तो प्लस माइनस आता है, ये बात सही है, लेकिन हम लोग निगेटिव पे नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस को निगेटिव जब हम लिखते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट अभी हम लोग क्लास 10 तक नहीं है। जब आप क्लास 12 में पॉजिटिव एरिया निगेटिव एरिया का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि निगेटिव डिस्टेंस किधर मेजर करते हैं और कैसे मेजर करते हैं। फिलहाल के लिए हमें उसका कोई यूज नहीं है, इसलिए उसको अपने दिमाग से बाहर निकाल देंगे, सिर्फ पॉजिटिव साइन को ही कंसीडर करेंगे। अब मान लो कंसीडर कोई पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट -2 3 है, और एक पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट 0 और 2 है। कोऑर्डिनेट आर्बिट्रेरी है, कुछ भी हो सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, मान लो सॉरी ए भी लिख देता है, मतलब ए और बी का डिस्टेंस होता है। हमने क्या डिफाइन किया था, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट ले रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इससे इसको घटाएं या इससे इसको घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। -2 -0 का स्क्वायर प्लस 3 -2 का स्क्वायर। ये पहला स्टेप जरूर लिख लिया करना, ताकि ये जो साइन चेंजेस होता है ना कभी कभी गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि स्क्वायर के अंदर होगा तो गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन और समय हो सकता है, इसलिए केयरफुल रहोगे और पहले फॉर्मूला में जो लिखा है उसको लिख दोगे, तो उससे तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा, कि गलती होने का चांसेस बहुत घट जाएगा। अब -2 से -0 घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 4, प्लस साइन अपनी जगह, इसमें आएगा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, ये आएगा √5, और यहाँ लिखोगे यूनिट्स, जो भी यूनिट्स होगा। अगर कुछ नहीं दिया है, इस तरह का पॉइंट दिया तो सिर्फ यूनिट वर्ड लिख के छोड़ दोगे, अदरवाइज किलोमीटर सेंटीमीटर जो भी दिया रहेगा उसको आप लिख दोगे, और वही आपका करेक्शन हो जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का डिस्टेंस फार्मूला। बेसिकली 2 पॉइंट्स दिया रहेगा इस तरह से, उसके बीच का डिस्टेंस फार्मूला इस तरह से निकालते हैं। 2 से ज्यादा पॉइंट भी दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कैसे निकालते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्लियर इंडिकेट रहेगा कि कौन सा 2 पॉइंट्स है जिसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 3 पॉइंट रहे, 4 पॉइंट रहे, 5 पॉइंट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो पर्टिकुलर आपको दे देगा।
कि अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि एक ट्रायंगल बना देता हूँ, आप क्वाड्रिलेटरल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मान लो ए से बी, बी से सी और सी से ए का डिस्टेंस अगर मेजर करके जोड़ दोगे तो क्या बन जाता है? पेरीमीटर बनता है। हम लोग उसी में इसका यूज करेंगे। पेरीमीटर का मतलब क्या आता है? साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी। लेकिन मान लो इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? अलग अलग डिस्टेंस निकाल के जोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है। तो यहां लिखेंगे, लाइन आ गया, मैं थोड़ा इन्वर्टर ऑन कर लूं। चलिए, अब मान लीजिए आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे? सिंपल सा है, आप लिख दोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो 3 पॉइंट रहे, 4 पॉइंट रहे, 5 पॉइंट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको करना क्या है? 2-2 पॉइंट का ही डिस्टेंस लेना है और उसको जोड़ना है। समझ में है? यही हमारा बेसिक फंडामेंटल इसमें है, हाउ टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स थ्रू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का याद रखिए, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि डिस्टेंस का तो बहुत सारा यूनिट होता है। आप मान लो नॉटिकल माइल्स में कहा तुम्हें कोऑर्डिनेट मिलेगा, लेकिन याद रखिए ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं अर्थ का हर पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होता है। वो पानी के ऊपर का भी पॉइंट हो सकता है, पानी के नीचे का भी पॉइंट हो सकता है। आप इसको ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़िएगा, सब उसमें मिल जाएगा। तो ज्योग्राफी में डिस्टेंस कैलकुलेशन अलग है, फिजिक्स में मैथमेटिक्स का ही फॉर्मूला यूज होता है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत सारे ब्रांचेज हैं जहां पे अलग अलग इसका स्टडी किया जाता है। आप अगर जियो फिजिक्स लेके फ्यूचर में पढ़ोगे तो उसका डिफरेंस कैलकुलेशन मोड आता है, क्योंकि अर्थ साइंस एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर फ्यूचर में कभी ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आए, 10 क्लास के बाद ज्योग्राफी पढ़ने का मन है, जियोलॉजी पढ़ने का मन है, अर्थ साइंस पढ़ने का मन है, मेट्रोलॉजी पढ़ने का मन है, तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। आप लोग भविष्य में जरूर उसको पढ़ा कीजिएगा। यूज ऑफ मैथमेटिक्स, वहाँ मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, याद रखिएगा। मैथमेटिक्स अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का एप्लीकेशन भी बहुत सारे लिटरेचर आपका अदर देन द लिटरेचर जो भी आप बोल सकते हो, अगर आर्ट्स लेकर भी कोई बच्चा पढ़ता है फ्यूचर में तो उनके पास बहुत करियर है। कभी ऐसा मत सोचना कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं पढ़ लिया तो कुछ नहीं मिलेगा, या बायोलॉजी नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट वाइज में अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो आपको डेफिनेटली वहाँ करियर मिल जाएगा, इस बात को याद रखोगे। मैं इस बातों को यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स का, इसलिए मैथ और स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन पोर्शन बहुत ज्यादा है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में। अगर आप रिसर्च एरिया में जाओगे तो ज्योग्राफी हो, जियोलॉजी हो, अर्थ साइंस हो, मेट्रोलॉजी हो, आप एटमॉस्फेयर साइंस हो, जहां भी जाइएगा वहां उसका बहुत ज्यादा यूज है। इसलिए उसके अभी बेसिक तैयार हो रहा है, आप आराम से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। 12वीं में सब्जेक्ट सिलेक्शन जब मौका मिलेगा तब लीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए हमारा जो सिलेबस है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे सिलेबस का चीज हमने पढ़ लिया, हमने थोड़ा ये भी बता दिया कि ये भविष्य में कहाँ यूज होगा। इसके बाद हम एक एक्सरसाइज है 7.1 उसको करेंगे, हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देन आफ्टर हम जाएंगे 7.2 में, इसी चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन है जो कि सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। अब एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देन आफ्टर आज का क्लास हम खत्म करेंगे। टेक्स्ट बुक देखते हैं, टेक्स्ट बुक में एक दो प्रॉब्लम है उसे से बनाते हैं। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। अगर कोई विशेष प्रॉब्लम आएगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें तो कुछ बच्चे पूछ ही रहे हैं, आप भी पूछिए, सभी बच्चे पढ़िए। और यूट्यूब चैनल जो है मेरा उसको एटलीस्ट आप सब्सक्राइब कर करके जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके कंटेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप उसको बीच बीच में देखते रहिएगा। मैं बहुत ज़्यादा आपका क्लासेस नहीं लूँगा, वीकली 3-4 क्लास ही लूँगा जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। धीरे धीरे ले रहा हूँ इसलिए ताकि कोर्स बहुत जल्दी खत्म ना हो जाए और आपको
ज़्यादा परेशानी ना हो रिवीजन करने के लिए। इसलिए वीकली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आपको भी एक्सरसाइज बनाने का बहुत समय मिलेगा, बनाइए, लेकिन ईमानदारी से बनाइए, बिना चीटिंग किए बनाइए। गाइड बुक और जो हेल्प बुक आता है उसका यूज मत कीजिएगा, अपने से बनाइएगा। जो नहीं बनेगा उसको डेफिनेटली पूछिए, सीखने का मौका है, सीख जाइए। उसके बाद दिक्कत ये आएगी कि जब नहीं सीखे रहोगे तो एग्जाम में दिक्कत आएगी। तुम सोचोगे मेरा 90 में 80 में 80 आ जाएगा, अब दिक्कत होगा कहीं 2 नंबर मिस हो गया, तुम्हारा आ जाएगा 78, तो फिर अपने आप को दोष मत देना क्यों 2 नंबर छूट गया मेरा। इसलिए सभी मैथ बनाओ, प्रैक्टिस करो। एक चीज याद रखो, ये जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, इससे कभी भी कोई सवाल तुम्हें पूछे, मैं पूछूं, कोई भी पूछे, तो तुम्हारा मुंह बंद नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कलम रुकना नहीं चाहिए, यह सोचते हुए कि मैंने इस सवाल को तो पहले कभी नहीं बनाया है। इसलिए हर सवाल को आप कम से कम एक बार बना लोगे, जो नहीं बनता है उसको पूछ लोगे, फिर से बनाओगे। सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। आप एक हफ्ते का समय लीजिए और एक चैप्टर को अच्छी तरह से, इतना अच्छी तरह से कर लो कि लॉकडाउन खुलने के बाद अगर कोई परीक्षा भी ले तो उस परीक्षा में तुम्हारा थ्योरी पेपर में 80 आउट ऑफ 80 जैसे आ जाए। चैप्टर वाइज हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो डाउट होगा मुझसे पूछ लोगे और हम उसमें बता भी देंगे, इसलिए मिसिंग नहीं करोगे और कोई चीटिंग नहीं, इतना याद रखोगे। आइए हम एक्सरसाइज 7.1 जाते हैं। एक्सरसाइज 7.1 में मैं एक तो पॉइंट ले लगा, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। सिंपल है, अब दिया हुआ पॉइंट्स दिया हुआ है, पॉइंट्स दिया हुआ है 2 3 4 1। यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर डिस्टेंस, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है ये, ठीक है। उसके कितने सवाल हैं हम लोग यहाँ लगभग देख रहे हैं 10 सवाल हैं, सारे एक ही फॉर्मूला पे बेस है, मैं 1 2 बना दूंगा, बाद में आप लोग बनाइएगा। अब रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट करना क्या, हम तो जान रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो पहले x2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। ये इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा लिखोगे, इसमें गलती होने का चांस खत्म हो जाएगा। यहाँ डिजिट अगर आगे पीछे लिख दिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, या 3 के साथ में 4 को कुछ लगा दिया तो गलत हो जाएगा। इसीलिए इस तरह से क्या करोगे, पहले फॉर्मूला वाइज जो भी होता है लिख लोगे, तुम्हारे सॉल्यूशन में काम आएगा। अब 2 - 1 -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर लिख दोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा 3 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको काट मत देना, यहाँ -2 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर कट के 0 मत कर देना, ठीक है, दिमाग लगाओगे, स्क्वायर है, ये 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, कितना है 8 अंडर रूट। अगर आगे बढ़ रहा है तो और कर दोगे, 8 का तुम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे क्या आता है 2 × 2 × 2 है ना, तो क्या करते हो 2 अंडर रूट, 1 to 2 अंदर रह जाएगा ना, देखिए 2√2 जो बच्चे यहाँ देखो 8 का अंडर रूट इक्वल टू 2 × 2 × 2, ये होता है 2 दूनी 4 दूना 8। अब देखिए अब क्या हुआ 4 × 2 अंडर रूट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ अंडर रूट 4 × अंडर रूट 2 है ना बच्चा। अब देखो ये आएगा 2, ये आएगा गुना है, ये हम पढ़ चुके हैं 7 8 में इस तरह से होता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, ये तुरंत हो जाना चाहिए। और हो गया, हमने क्या कहा था उसको यूनिट्स लिखते लिखते, तो यहाँ लिखोगे यूनिट्स, हो गया। इस तरह से सिर्फ फॉर्मूला याद रखोगे, स्टेप्स याद रखोगे, सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा, 100 आउट ऑफ 100 एकदम आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब हम थोड़ा मिटाते हैं, एक सवाल और बनाते हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, 7 नंबर बनाते हैं। 7 नंबर क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस
which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। अब जब इक्विडिस्टेंस का बात आता है वो इस तरह से कह रहा है कि मान लेते हैं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। पॉइंट कहीं होगा, लिख देता हूँ पॉइंट को भी अंदाज से, 2, -5 मैंने x एक्सिस पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, इधर कहीं भी होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ 2, -5। ठीक है, यहाँ भी कोई एक पॉइंट है इस तरह, इसका पॉइंट का नाम देता हूँ P। अच्छा, यहाँ देने से अच्छा मैं यहाँ दे दूँ, ये पॉइंट अपना रहेगा, लिखने में थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जा रहा है, इसको ये कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ये पॉइंट P है 2, -5। मान लेते हैं अंदाज से दोगे, एक तो पॉइंट है -2, 9 मैंने x एक्सिस में कहीं पर निगेटिव है, तो x एक्सिस इधर निगेटिव है, y एक्सिस ऊपर भाग रहा है, तो इधर मान लेते हैं कहीं पर एक तो पॉइंट Q है जो कि -2, 9। ये अंदाज से होता है, देखो x एक्सिस इधर निगेटिव है, y एक्सिस तो पॉजिटिव है, इसलिए ये इधर देखिए x एक्सिस ये 2, -5 है ना, तो ये x एक्सिस में तो देखिए गड़बड़ हो गया। आइए, ये x एक्सिस पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ये पॉइंट इधर था, तो ये मान लेते हैं पॉइंट P 2, -5 हो गया। मतलब x एक्सिस पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, इधर हो गया, x एक्सिस नेगेटिव था, y पॉजिटिव था, ऊपर हो गया। अब जरूरी नहीं है इस तरह से प्लॉटिंग करने का, लेकिन समझने के लिए हम लोग कर सकते हैं। अब कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीस टू पॉइंट्स। अब x एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है। अब देखिए वो x एक्सिस का पॉइंट इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, हम लोग कैसे जानेंगे? हम लोग मान के चलेंगे भाई x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है, या क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑन x एक्सिस, है ना। अगर x एक्सिस में पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इक्वल टू मान लेते हैं वो उसका x कोऑर्डिनेट ही कुछ है और y कोऑर्डिनेट तो 0 है, मैं मान लेता हूं x और 0। क्लियर? पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, x एक्सिस का जितना पॉइंट होगा, x ही है 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, इसका y एक्सिस हमेशा 0 होता है। ये हो गया। कह रहा है ये ऐसा पॉइंट है जहां से इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस बराबर है, इक्वी डिस्टेंस है। अब देखिए, तो पहला इसको मैं क्या मान लूं, ये P और Q माना हूं, इसको R मान लेता हूं, ब्रैकेट में लिख देंगे से, तो QR इक्वल टू PR, है ना। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये जो R पॉइंट है QR, Q से डिस्टेंस कहीं होगा, यहाँ हो कहीं हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मान के चलेंगे R एक ऐसा पॉइंट है x एक्सिस में जिसका कोऑर्डिनेट x, 0 है। तब क्या है, वो यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब अगर इधर है तो x, 0, इधर भी रहेगा तो भी तो x, 0 ही होगा, क्योंकि अभी तो हमें साइन पता नहीं है कि ये x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव आया तो दाहिनी तरफ रहेगा, नेगेटिव आया तो बाएं तरफ रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, आर्बिट्ररी मान के चलते हैं कि हाँ इस तरह से एक पॉइंट है फिलहाल के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा डेकोरेशन है, ये पॉइंट दोनों मिला दिए, ये पॉइंट भी मिला दिए। ये कह रहा है ये दोनों डिस्टेंस बराबर है ना। अब देखिए इसी को लिखा हूं, अब तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इसका डिस्टेंस निकालेंगे, क्यू आर का आर पॉइंट है और पी क्यू का, ठीक है, निकालेंगे, बराबर करेंगे। एक आर्बिट्ररी देखो वेरिएबल दिख रहा है x, उसका वैल्यू निकालेंगे, निकल गया तो वही पॉइंट क्या होगा, हम लोग का रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ये डिस्टेंस निकालते हैं, दाहिना तरफ और बाएं तरफ अलग अलग। क्यू आर कहाँ है, देखो क्यू से आर का डिस्टेंस, ये स्क्वायर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो -2 यहां से ले जाओ, यहाँ x -2 डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस -9 का स्क्वायर, ये क्या है, इक्वल टू आएगा। अगला देख लो, यहां से x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 मतलब 5 का स्क्वायर,
हो गया। अब चित्र भूल जाओ, अब तुमको इसको सॉल्व करना है। यहाँ x दिख रहा है, x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट साइन हट जाएगा, यही करना है। तो क्या आएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, 81 इक्वल टू, इसको लिखेंगे x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये चित्र जो फिगर बना है इसको हम मिटाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, जो निकाला है कोऑर्डिनेट वही हमारा, इसको रख देंगे x, 0 हम लोग का रिक्वायर्ड पॉइंट आने वाला है। यहाँ इसको इसलिए रखे कि इसी का ज्यादा काम है हम लोग को। ध्यान यहाँ रखना है कि भाई अगर x एक्सिस पे है तो x कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको लिख देते हैं, सॉल्व करना है। x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25। देखो अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल है, जैसे सॉल्व करते रहे हैं x के लिए, इसके पहले भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए हैं उस तरह से। लेकिन इसमें खासियत क्या आएगा, क्योंकि देखो यहाँ भी x का स्क्वायर निकलेगा, यहाँ भी x का स्क्वायर निकलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, डेफिनेटली एक लीनियर इक्वेशन निकलेगा। तो यहाँ क्या निकलेगा, और x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू से x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25। अब जो कटता है काट देंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट। अब देखिए इस माइनस 4 को इधर ले आओ, 8x, ठीक है, और इस 81 को उधर ले जाओ, और अब देखिए इसको सेपरेट कीजिए, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 5 गया 2 गया 5 हो गया, और नेगेटिव में नेगेटिव रहेगा, x इक्वल टू माइनस 56 माइनस 7। यहाँ लिखो therefore required point on x axis। तो x एक्सिस का रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, x, 0। तो x का वैल्यू कितना निकला है, -7,0। आंसर हो गया हम लोगों का, यही हम लोग का रिक्वायर है। एक बार चेक कर लोगे कैलकुलेशन का, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट इक्वी डिस्टेंस वाला निकलेगा। मैंने सिर्फ 2 सवाल बना दिए हैं, बाकी के सवाल बहुत आसान है, आप लोग बनाइएगा। बनाने के बाद एक बार ग्रुप में जरूर बता दीजिएगा कि कहीं अगर कुछ दिक्कत आई है। अगर नहीं आई है तो हम तो अगला क्लास में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाएंगे इसका। आपका जो भी डाउट होगा वो बोर्ड में भी बना सकता हूँ। अगर मैथमेटिक्स नहीं बन रहा है तो, अब मान लो छोटा मोटा कैलकुलेशन का एरर है या वहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पूरा मैथ बनाना होगा तो आप एक बार मुझे ग्रुप में दे दीजिएगा कि शिवांगी यह मैथ नहीं बन पा रहा है। अगर मान लो ग्रुप में और कोई बच्चा उसको बना सकता है तो उससे भी तुम शेयर कर सकते हो। हमारे ग्रुप में मैथ को डाल देने से क्या बेनिफिट मिलेगा, जो दूसरे बच्चे मैथ बना रहे हैं अगर उसमें सोल्यूशन अगर है, वो बना चुका है, तो वो क्या करेगा, उसको शेयर कर देगा। अब नहीं भी किसी से अगर बनता है तो मैं आपको बनाई दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। तो ये रहा आज हम लोग का एक्सरसाइज 7.1। 2 सवाल मैंने बना दिए हैं, आप इसके बाद के सवालों को बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तब तक के लिए हम लोग आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप जरूर रिवीजन कीजिए, दूसरे सब्जेक्ट की भी पढ़ाई हो रही होगी। और जब मैथ ये चैप्टर हो जाएगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन फॉर्मूला, हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोग 2 ही पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मूला नेक्स्ट है 7.2 बस। अब देन ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।